हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ देखा था, राइट। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम साई आर और स्मॉल आर में, साई स्क्वायर आर और स्मॉल आर में, एंड 4 पाई r² साई स्क्वायर आर एंड स्मॉल आर में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम, ये हमने सीखा था, राइट। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। आपको ग्राफ गिवन है, इट्स स्मॉल आर एंड वाई एक्सिस पे 4 पाई r² साई स्क्वायर आर, राइट। एंड आपको ग्राफ गिवन है कुछ ऐसा, राइट। क्वेश्चन है फॉर विच सबशेल गिवन ग्राफ इज पॉसिबल। फॉर विच सबशेल गिवन ग्राफ इज पॉसिबल मीन्स मैंने आपको एक ग्राफ दिया है, आपको बताना है कौन से सबशेल का, मीन्स 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p मीन्स किसके लिए ये पॉसिबल हो सकता है। सोचिए, आप ट्राई करिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर ले, फिर खुद से ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि देखो यार, ये जो दिख रहा है इसको अपन रेडियल नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियल नोड कितना है, 3 है, इसको अपन नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियल नोड 3 है, इसका मतलब n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू 3 होगा, राइट। मीन्स यहाँ से n माइनस l का वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए n माइनस l का वैल्यू 4 है, इसका मतलब अगर मैं n 0 पुट कर दूँ, l अगर 0 है तो n क्या होगा, l अगर 0 है तो n 4 हो जाएगा, l अगर 1 है तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, l अगर 2 है तो n भी क्या हो जाएगा, सॉरी l अगर 1 है तो n 5 हो जाएगा, l अगर 2 है तो n 6 हो जाएगा। ऐसे अगर ये l 3 हो गया तो फिर n 7 हो जाएगा। तो n 4 l 0 मीन्स कौन सा सबशेल हो गया, 4s। n 5 l 1 मीन्स 5p 6d 7f, ऐसी कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है? मैंने आपको साई आर के ग्राफ में बताया था कि इस सबशेल का ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, p का 0 से, राइट। लेकिन 4 पाई r² साई स्क्वायर का ग्राफ सबके लिए 0 से ही स्टार्ट होता है, ये पॉइंट ध्यान रखें। तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं और भी ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं रेडियल नोड। तो रेडियल नोड अगर आपको फाइंड करना है कि रेडियल नोड का डिस्टेंस कितना होगा, वैसे आपको रेडियल नोड का मैंने फॉर्मूला बताया है, n माइनस l माइनस 1 होता है। रेडियल नोड 0 होने के लिए हमको ये 4 पाई r² साई स्क्वायर आर 0 होना चाहिए, मीन्स ये टर्म 0 होना चाहिए। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फॉर रेडियल नोड 4 पाई r² साई स्क्वायर आर शुड बी इक्वल टू 0। स्मॉल आर तो 0 हो नहीं सकते, क्योंकि स्मॉल आर 0 होगा तो ये तो रेडियल नोड नहीं होता है, नोडल पॉइंट होता है। तो मुझे नोडल पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे रेडियल नोड चाहिए। तो रेडियल नोड के लिए देखो r 0 नहीं हो सकता, r 0 होगा तो ये रेडियल नोड नहीं, r 0 पे नोडल पॉइंट होता है। अब देखो 4 पाई 0 है नहीं, इसका मतलब कौन सा टर्म 0 होना चाहिए, साई स्क्वायर आर शुड बी इक्वल टू 0। साई स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, साई आर क्या होगा, 0 होगा। मीन्स रेडियल नोड वहां पे होगा जहां पे साई आर का वैल्यू 0 होगा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूँ, अभी नोट करें। देखिए कि आपको साई गिवन है, लेट्स से 1/9√3 1/a0 raised to the power साई आर की वैल्यू है
1/2 6 minus 6 sigma plus sigma square e raised to the power minus sigma by 2, where sigma is 2zr upon n a naught। ये आपको साई आर का वैल्यू गिवन है। देखिए कि साई आर इज इक्वल 1/9√3 1/a0 रेज़ टू द पावर हाफ 6 minus 6 सिग्मा i, ये 6 से कंफ्यूज मत करना, दिस इज सिग्मा, और ये भी प्लस सिग्मा स्क्वायर आर इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ये साई आर गिवन है और सिग्मा का वैल्यू दिया है 2zr upon n a0 है। राइट, आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ रेडियल लोड फ्रॉम न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड मतलब किसी भी ऑर्बिटल का में रेडियल नोड होंगे, तो इस रेडियल नोड का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा ये आपको ट्राई करना है। फिर से बोलो, ये ट्राई करो, चाहो तो 3-4 मिनट्स का ब्रेक लो, आप पॉज कर दो वीडियो, खुद से अटेम्प्ट करो ये प्रॉब्लम। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम है, ट्राई करें आप। अच्छा मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो ये हाफ के लेवल वैसे 3/2 होता है, तो एक काम करते हैं सॉल्व करें। देखो मतलब ये दिया है साई आर का वैल्यू 1/9√3 1/a0 रेज़ पर हाफ, ये कुछ रैंडम मैंने साई आर ले लिया है, ठीक है। 6 minus 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इनटू रेज़ पर माइनस सिग्मा बाई 2 है, और सिग्मा का वैल्यू दिया है। मुझे रेडियल नोड चाहिए, आपको पता है रेडियल नोड पे साई आर का वैल्यू 0 होता है, तो हम ऐड रेडियल नोड साई आर शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है 1/9√3 1/a0 पावर हाफ, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो e रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, मैं आपको बता दूं कि e रेज़ टू द पावर माइनस x 0 कब होगा? दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x is tending to infinity। अगर आप x इंफिनिटी पुट करेंगे तभी ये 0 होगा, क्लियर है। लेकिन फिर से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, और इसे हम रेडियल नोड नहीं बोलते हैं। रेडियल नोड के लिए देखो 0 पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0 है, इनको अपन काउंट नहीं करते हैं। तो ये वाला टर्म भी मतलब e रेज़ टू द पावर माइनस x 0 तभी होगा जब x इंफिनिटी होता है, तो x इंफिनिटी वाला वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करना है। मीन्स e रेज़ टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये भी टर्म 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि रेडियल नोड के लिए मुझे कोई फाइनाइट डिस्टेंस चाहिए, राइट। इंफिनिटी पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है, और इन्फिनिटी वाले को रेडियल नोड कंसीडर नहीं करते हैं। अब कौन सा टर्म बचा? मीन्स साई आर 0 होने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 24 बाई 2, क्लियर है। मतलब बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यूज किया। यहाँ से अगर पॉजिटिव वैल्यू 6 प्लस 36 माइनस 24 रूट 12
बाई 2 एंड एक हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 बाई 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। एक बार सिग्मा 3 प्लस रूट 3 पुट कर दूँ वहाँ से, सिग्मा इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3। सिग्मा का वैल्यू 2ZR अपॉन n a नॉट इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 है। यहाँ से R का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n a नॉट अपॉन 2Z इंटू 3 प्लस रूट 3। तो ये मिलेगा। दूसरा R का वैल्यू R इक्वल्स टू, अगर मैं एक बार सिग्मा इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 पुट करूँ, R will be equal to n a naught upon 2Z 3 minus root 3। n का वैल्यू दिया रहेगा, z दिया रहेगा, a naught आपको पता है कांस्टेंट होता है 0.529। तो इससे आप रेडियल नोड का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया। ऐसे प्रॉब्लम ध्यान रखना, कभी भी रेडियल नोड का डिस्टेंस पूछे तो आपको साइड यार जीरो करना है, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है e रेज़ टू द पावर माइनस x वाला टर्म है उसको नेग्लेक्ट करें, वो जीरो नहीं हो सकता। जो रिमेनिंग टर्म है इसको आप जीरो से इक्वेट कर दें, आंसर आपका ऑलवेज आएगा। क्लियर है। चलिए मतलब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आप इधर का पार्ट नोट करें। देखिए मैंने आपको इससे बताया था कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर इसको इंटीग्रेट करोगे, राइट, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन थिन स्फेरिकल शेल। अब ये डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको वो थिन स्फेरिकल शेल है उसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 रहेगा। जैसे अगर मैं R1 से R2 इंटीग्रेट करूँ तो एक शेल है, इसका इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है। इस थिन शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। अगर मैं यही R1 जीरो पुट करूँ, R2 इनफाइनाइट पुट करूँ, R1 जीरो होने का मतलब एक पॉइंट हो गया, R2 इनफाइनाइट मतलब पूरे 3D में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा ये फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि इंटीग्रल ऑफ y dx होता है y एंड x में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है तो एरिया अंडर कर्व, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 1s ऑर्बिटल के लिए अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे r और यहाँ पे है 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r, राइट। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे 1s के लिए तो जीरो से स्टार्ट होगा और एक भी कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है। अच्छा इसका मतलब समझते हैं, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r एंड r में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो एरिया अंडर कर्व है, अगर आप जीरो से इंफिनिटी तक ले लो, ये जो टोटल एरिया अंडर कर्व है ये आपको देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D। लेकिन अगर मैं यही लेट्स से बोलूँ कि नहीं यार मुझे लेट्स से सिर्फ इतने स्पेस में dr थिकनेस में, लेट्स से dr थिकनेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप जस्ट ये एरिया अंडर कर्व फाइंड कर लो। तो ये जो एरिया अंडर कर्व जो होने वाला है ये मिलने वाला है, ये एरिया अंडर कर्व डिनोट करेगा कि जैसे ये dr थिकनेस है, dr थिकनेस के शेल में मान लीजिए ये अगर रेडियस r है, r रेडियस का ऐसे स्फीयर इमेजिन करो, r रेडियस का स्फीयर इमेजिन किया, सेंटर यहाँ पे है और r रेडियस का dr थिकनेस का एक शेल इमेजिन करो, उस शेल का थिकनेस कितना होना चाहिए dr। तो इस dr थिकनेस में
इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ये एरिया अंडर कर्व। फिर से अगर मैं आर इंक्रीज कर दूं, मतलब मैं बड़ा सा शेल दे दूं, मीन्स मान लीजिए कि उसका थिकनेस अभी यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, और इस रेडियस का मैंने स्फीयर ले लिया। अब इस रेडियस का जो स्फीयर होगा, मतलब इतना रेडियस की स्फीयर पे, इतना बड़ा रेडियस है, इस स्फीयर पे अगर मैं dr थिकनेस का एक शेल बनाऊं, जैसे dr थिकनेस ये हो गया, फिर से मैं पूछूं कि इस dr थिकनेस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे एक एरिया अंडर कर्व देख लो यार। तो ये जो एरिया अंडर कर्व मिलेगा, ये मिलेगा कि इस थिकनेस पे, सॉरी इस रेडियस पे, आर रेडियस पे थिन स्फेरिकल शेल बनाओगे, उस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा। एक लाइन फिर से सुन लिया, अगर मैं वो जो भी थिन स्फेरिकल शेल है, अगर मैं इसका रेडियस और इंक्रीज कर दूं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एरिया अंडर कर्व, जैसे मैं dr थिकनेस ही रख रहा हूँ, तो एरिया अंडर कर्व ये हो गया। मतलब जनरलाइज आपको क्या करना है कि 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r एंड r के ग्राफ में पहला चीज ये बताता है कि अगर थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके लिए आपको 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r dr फाइंड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r dr से आपको क्या मिलेगा, तो थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अभी जो थिन स्फेरिकल शेल है, अगर आप थिन स्फेरिकल शेल का रेडियस इंक्रीज करते जाओ, शेल का थिकनेस सेम है, शेल का थिकनेस सेम है, लेकिन एक बार मैं छोटा सा स्फीयर बना सकता हूँ सेम थिकनेस का, बड़ा सा स्फीयर बना सकता हूँ सेम थिकनेस का, फिर से बड़ा स्फीयर, फिर बड़ा स्फीयर। तो अगर आप स्फेरिकल शेल का रेडियस इंक्रीज करते जाओ, तो आप देखोगे मैक्सिमम एरिया अंडर कर्व इस पॉइंट पे मिल रहा है। आप देखो ये एरिया बहुत कम है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज होने लगा। तो जिस रेडियस पे आपको ये जो एरिया अंडर कर्व मैक्सिमम मिल रहा है, इसको बोलते हैं आर मैक्स। मैं बोल सकता हूँ कि आर मैक्स पे अगर मैं मान 3D में 1s ऑर्बिटल है, 1s सबशेल है, अगर सेंटर है, मैं यहाँ पे स्मॉल स्फेरिकल शेल ड्रॉ करते जाऊँ, तो किस स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो आप बोल सकते हो ये जो आर मैक्स दिख रहा है, इस आर मैक्स रेडियस पे जो थिन स्फेरिकल शेल होगा, इस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अभी आर मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो शायद आपको पता होगा कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, मैंने एक चीज बताया, मैक्सिमा या मिनिमा पे dy बाई dx 0 होते हैं, तो फॉर मैक्सिमा पता है dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। ये पता है, y यहाँ पे है 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर है, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1s के लिए साई आर का जो वैल्यू होता है, ये होता है 2 इंटू 1 बाई ए नॉट रेज टू द पावर 3/2 ई रेज टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। आप नोटबुक में देखो, साई आर 1s के लिए यही होता है 2 इंटू 1 बाई ए नॉट रेज टू पावर 3/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट। ये वैल्यू मैंने आपको जो लिखा था ना 1s 2s 3s सबके लिए साई आर का वैल्यू लिखा था, तो अगर आप देखेंगे तो 1s के लिए यही वैल्यू था। अब देखिए साई आर का वैल्यू ये है, तो साई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर आर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करो तो 1 बाई ए नॉट पावर 3, इसका स्क्वायर करो ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट।
ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट का स्क्वायर है, ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट हो जाएगा। अब क्या करें इसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। अब इस टर्म को 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर 1 बाई ए नॉट रेज टू पावर 3 ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट। ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे मैक्सिमा फाइंड करना है, तो मैक्सिमा के लिए dy अगर ये y एक्सिस है तो dy बाई, अगर ये x एक्सिस है तो dy बाई dx शुड बी 0। तो y की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, dy y के प्लेस पे बोलिए क्या होना चाहिए, d ऑफ 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर r अपॉन dx, x के प्लेस क्या लिखूंगा बाई dr, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर का वैल्यू ये है, तो इसे मैं पुट कर देता हूँ, डी बाई डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर का वैल्यू था 16 पाई आर स्क्वायर 1 बाई ए नॉट रेज टू द पावर 3 ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, दिस शुड बी 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है कि ये जो 16 पाई 1 बाई ए नॉट रेज टू पावर 3 ये टर्म कांस्टेंट है, क्लियर है। तो जो टर्म कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, तो चलिए मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 16 पाई इंटू 1 बाई ए नॉट रेज टू द पावर 3, अब आर स्क्वायर इंटू डी रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट को डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, इसको 0 से इक्वेट करना है। ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब है ये डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, शायद आपको बताया होगा कि कभी भी u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना है, पहले आप एक टर्म को डिफरेंशिएट करें, दूसरे टर्म को कांस्टेंट माने, प्लस दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट माने। आपने ये चीज़ फिजिक्स में सीखा होगा। चलिए मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूँ, पहले मैं आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा, तो ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट को कांस्टेंट मान लूँगा, मतलब चलो मैम अब ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब यही टर्म 0 होना है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, इस टर्म को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, मींस 2r इनटू ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, प्लस आर स्क्वायर को कांस्टेंट मान लूंगा, आर स्क्वायर इनटू ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x होता है, ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट का डिफरेंशिएशन, अगर मैं माइनस 2r बाई ए नॉट से डिफरेंशिएट करूँ सेम मिलेगा, ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट। अब माइनस 2r बाई ए नॉट को r से डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा इंटू माइनस 2r बाई ए नॉट को r से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2 अपॉन ए नॉट, एंड दिस टर्म should be equal to 0। फिर से ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ना, आपने फिजिक्स में प्रैक्टिस किया होगा। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट और इंटू 2r इंटू e रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा 1 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पे देखिए ई रेज टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट इंटू 2 इंटू आर, तो मैंने कॉमन ही ले लिया राइट, तो ये बचेगा माइनस आर अपॉन ए नॉट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये, अब इनमें से कौन सा टर्म 0 हो सकता है, ये टर्म 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज ई रेज टू द पावर माइनस x सिर्फ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही 0 होता है, तो ये टर्म तो मिडिल में कहीं 0 नहीं होने वाला, ये 0 तभी होगा जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, या फिर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 होगा।
तो ये टर्म 0 तब होगा जब r टेंडिंग टू इंफिनिटी है। मेरा r तो इंफिनिटी नहीं दिख रहा है, राइट, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। 2r 0 कब होगा? जब r 0 होगा। ये भी 0 कब होगा? जब r 0 होगा। r 0 पे तो r मैक्सिमा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म 0 नहीं करना है r मैक्सिमा फाइंड करने के लिए। इसका मतलब है कि ये टर्म 0 होना चाहिए। चलिए फिर अब ये टर्म 0 करना है मुझे, इसका मतलब है 1 माइनस आर अपॉन ए नॉट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से r इक्वल्स टू ए नॉट का वैल्यू पता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये r का वैल्यू मिल गया। मतलब कि अपन ने ये देखा फॉर हाइड्रोजन r max equals to a naught and for hydrogen like अगर आपके सॉल्व कर दे तो r max हो जाता a naught by z आता। अब थोड़ा सा बोर्ड्स मॉडल से इसको रिलेट करो। बोर्ड्स मॉडल में क्या था कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ पे होगा? तो हाइड्रोजन में अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब बोर्ड ने ये बोला यार कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। लेकिन अब ये जो न्यू मॉडल है ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी 1s का इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं 0.529 एंगस्ट्रॉम पे एक थिन स्फेरिकल शेल मानूं तो उस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। देखिए बोर्ड्स मॉडल में क्या था कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, लेकिन न्यू मॉडल में यही बोलता है कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 0.529 एंगस्ट्रॉम पे थिन स्फेरिकल शेल बनाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। क्लियर है ना? चलिए नोट कर लीजिए।